एवरीवन, आज पॉपुलेशन बड़ी कम दिख रही है। डिग्री एग्जाम्स, अरे क्या देते जी डिग्री एग्जाम, छोड़ो तुम। मैं तो बोल रहा हूँ डायरेक्टर बन जाओ तुम। बेटर ऑब्टेन अ डिन नंबर, यू ऑल नो डिन ना, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। मस्त अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ तुम्हें मैं, एक मतलब सेकंड पैसिव इनकम बताता हूँ। बी अ डायरेक्टर, टेक अ डिन नंबर and be a director in 20 companies because one DIN helps you in becoming a director in how many companies? 20 companies. हर एक कंपनी में 4 बोर्ड मीटिंग्स रिक्वायर्ड है। कितना? 4। मतलब ईयरली आपको 80 बोर्ड मीटिंग्स होगा, ठीक है। एंड पर बोर्ड मीटिंग आपको 1 लाख रुपए सिटिंग फीस मिलती है। कितना मिलता है बताओ? 80 lakhs का पैकेज है। स्टार्टिंग में तो अच्छा नहीं है ना? इज इट फाइन और नॉट फाइन? मैं तो बोल रहा हूं बन जाओ। एंड सिटिंग फीस इज अदर देन द रेम्युनरेशन यू विल बी गेटिंग। तो जो आपका जो 10-20 lakhs का जो पैकेज होगा दैट इज डिफरेंट। तो मैं बोल रहा हूं सीएवीए छोड़ो, डायरेक्टर बन जाओ, ठीक है। डिन, और डिन के लिए कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए। बताओ, यू शुड बी ए नेचुरल पर्सन। आई होप यू ऑल आर नेचुरल पर्सन की रिक्वायरमेंट है। सब लोग नेचुरल पर्सन है, मस्त डायरेक्टर बनो। मैं तो खुद सोचा हुआ, मैंने कहा 40 तक काम करेंगे, 40 के बाद डिन नंबर ले लेंगे और मस्त 80-90 लाख रुपए साल का कमा ले। बस है ना, बस है उतना, और क्या चाहिए? करेक्ट है ना अम्मा? इतना बस है ना, 80-90 lakhs ईयरली। चलो चलो बहुत हो गया, आ जाओ वापस आ जाओ। डायरेक्टर बाद में बनेंगे, फर्स्ट लेट्स बिकम अ सीए, ठीक है। कारों में 12 क्लॉजेस आर ओवर, राइट? तो 12 क्लॉजेस, 12 to 1 बता दो, फिर 13 स्टार्ट करते हैं अपन। 12 निधि कंपनी, 11 फ्रॉड रिपोर्टिंग, 10 एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, 9 रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, 8 अनरिकॉर्डेड इनकम, 7 स्टैट्यूटरी ड्यूज, 6 कॉस्ट रिकॉर्ड, 5 पब्लिक डिपॉजिट, 4 185, 186, 3 रिलेटेड पार्टी लोन्स, इन्वेंट्री, पीपीई। क्लियर है? सब फिट हो गया पूरे दिमाग में, परमानेंट। नाउ क्लॉज नंबर 13 एवरीवन, व्हाट इज द क्लॉज नंबर 13? देखो 3 क्या था? रिलेटेड पार्टी लोन्स, और 13 क्या है? पार्टी ट्रांजैक्शन। डू यू रिमेंबर वी हैव डन दैट आल्सो इन 550? आई टोल्ड यू इफ यू आर परचेजिंग एनी गुड्स और सेलिंग एनी गुड्स, और इफ यू आर बाइंग एनी प्रॉपर्टी और सेलिंग एनी प्रॉपर्टी, दे आर नोन एज ट्रांजैक्शंस। तो डोंट मिक्स द 3 with the 13. 3 is completely dedicated to related party loans and this one is dedicated to। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक्चुअली दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सीए फाइनल सेक्शन नंबर 188, बट आई विल टेल यू नाउ। अभी क्या बोल रहे हैं कि whenever the company, if your client is doing any related party transaction, which transaction? तो भैया उसको 2 अप्रूवल चाहिए। फर्स्ट अप्रूवल इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल, दैट इज बाय पासिंग बीआर। व्हाट इज बीआर? बोर्ड रेजोल्यूशन। और फिर होता है ऑडिट कमेटी अप्रूवल। हुज अप्रूवल एवरीवन? और ऑडिट कमेटी के अप्रूवल को अपन बोलते हैं ओमनीबस अप्रूवल। व्हाट डू वी कॉल इट एज? ओमनीबस अप्रूवल का मतलब क्या होता है कि यू गो टू द ऑडिट कमेटी चेयरपर्सन एंड एज अ कंपनी यू टेल योर ऑडिट कमेटी दैट कि इन द ईयर some 500 crores of worth of related party transactions I am going to enter into. How many crores? जैसे say for example कि मेरे को full year में 500 crores of transaction I am going to enter. तो audit committee will give you one approval. Okay, I will allow you to enter a related party transactions with your related party up to what? 500 crores. It means up to 500 crores. It can be 1000 transactions also. You need not come to the audit committee again and again. It means can I call it as a lump sum approval? So you got the lump sum approval. उस approval को अपन क्या बोलते हैं सर? Omnibus approval. Is it clear everyone? तो आपको एक board resolution चाहिए और आपको एक omnibus approval चाहिए. Now there is some limit up to which board and audit committee approval is required. But once you cross that limit, if you will cross that limit, you need shareholders approval then. Whose approval? जैसे से फॉर एग्जाम्पल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स में है 100 crores. व्हाट इज द लिमिट एवरीवन? अप टू 100 crores बीआर एंड AC stands for audit committee. Their approval is fine. But if you want to do more than what? 100 crores, then in that case you need what?
shareholders approval. So I'm telling the actual limits. All those limits are given under section number 188. Are you getting the point? So when you will reach in final, तो CA final law में तुम्हें section number 188 पढ़ना पड़ेगा, और 188 में you will understand some limits up to which board can approve, up to which audit committee can approve, and beyond which whose approval required? Shareholder. तो अपन यहां पे ये क्लॉज नंबर 13 का एक ही कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू डू द कंप्लायंस ऑफ 177 एंड 188. रिपीट द सेक्शंस. 177 क्या है? ऑडिट कमेटी. और 188 क्या है? रिलेटेड पार्टी. तो व्हाट इज द मेजर पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इज कि व्हेनेवर यू आर एंटरिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिपीट, व्हेनेवर अ कंपनी इज एंटरिंग related party transactions with which parties? Related parties, they must obtain the prior approval of AC. What is AC? Audit committee. That's it. So section numbers 170, if you want to do 188, you need to take the prior approval of 177. Just remember like that. If you want to do 188, what is 188? Related party transaction. You need to take a prior approval of 177. That is called which committee? तो अगर 188 करना है तो 177 का अप्रूवल ले लो. एज सिंपल एज दैट. दैट इज व्हाट क्लॉज नंबर 13. सिंपल, यहां पे खत्म हो जाता है. तो व्हाट आर द टू क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू आस्क द कंपनी इन द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कंप्लायंस ऑफ विच टू सेक्शंस? 177 एंड 188 शुड बी देयर. 177 किसके बारे में? और 188 रिलेटेड पार्टी. और माय सेकंड क्वेश्चन इज, इफ द कंपनी हैज मेड full disclosure of related party transactions in its which statement? As per AS 18 or not? And now you are going to tell me what are the 5 disclosures we need as per 550 and AS 18. If you remember, वो standard में मैंने तुम्हें बताया था 550 में, what are the 5 disclosures we need when we enter into a related party transaction? Repeat after me. First one, nature of relationship. What is the first one? Name of your related party. What is the second one? Nature of transaction. What is the third one? Amount of transaction. What is the fourth one? And the fifth one is frequency of transaction. What is the fifth one? Are you able to recollect? ये 5 पॉइंट्स करने हैं अपने को. Name of the party, nature of the relationship with that party, name of the transaction, amount involved in that transaction, and last but not the least, frequency. How many times you entered that transaction? If you have done these 5 disclosures in your financial statement का notes to accounts, I don't have any problem as your statutory auditor. I'll give you the positive opinion in clause number 13. तो मैंने तुम्हें कल भी, day before yesterday, on Saturday also I told you, whenever any question on a particular clause will come, how you are going to start with? Clause number, para number 3. All these 21 clauses are in the para number 3 of section number 143 subsection 11. Which is a section number 143 subsection 11. और कारो का नंबर क्या है? 2020. समझ में आ रहा है? तो as per clause 13 of para 3 of section number 143 subsection 11 under caro 2020, this is a provision, this is the facts of the case, this is my conclusion. This is how you have to write the answer in the examination. तो बताओ 13 clause समझ में आ गया? 13 to 7 बताओ. Related party transaction. Related party transaction. 7 क्या है? Statutory dues. 11 fraud reporting. 12 nitty committee. Okay. 9 default in repayment of borrowing. And 10 6 2 1 3 13. तो 3 is a related party loan, 13 is a related party transaction. यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो मेरे 2 क्वेश्चंस बता दो. What are the 2 questions I am asking the client? Are you complying with section number 177 and because if you want to do 188, you need to take a prior approval of 177. And if yes, are you making the proper disclosure in your financial statement as per the requirement of AS 18? और अपने को कितने डिस्क्लोजर करने हैं? 5. क्या 5 डिस्क्लोजर है सर? पढ़ो ये. नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, nature of the relationship, nature of the transaction, amount of transaction, frequency of transaction. कोई doubt? Okay, perfect. Now clause number 14. Again, what is written? New clause. तो अभी तक ये हमारा second new clause है. And total we have done 7 changes also. तो 7 clauses में changes we have seen
and this is a second new clause. तो in total 9 amendments तो मैंने तुम्हें सारी बताने दिया. What was the clause number 8? Was it new or changed? New. क्या था? Unrecorded ink. ये क्लॉज किसके बारे में? ये क्लॉज है तुम्हारे इंटरनल ऑडिट सिस्टम के बारे में. व्हाट इज अ सिस्टम? तो भैया ये बहुत सिंपल सा क्लॉज है. अब तुम मुझे ये बताओ, आई थिंक इन द चैप्टर नंबर 1 वी वर 120% क्लियर कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स विच जनरली एवरी कंपनी रिक्वायर्स. वन इज नोन एज एक्सटर्नल एंड वन इज नोन एज इंटरनल. स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपन एक्सटर्नल बोलते हैं, बट द वन हु वर्क्स इन द कंपनी थ्रू आउट द ईयर इज नोन एज. So my question number 1, is he a useful tool to the external auditor? But at the end of the day, he is remunerated by whom? Reportable to whom? Scope is determined by whom? So he is a puppet of whom? Manager. So risk or less risk? Huge risk. 315 भर भर के भरा हुआ है. It is completely overfilled with 315 when it comes to using the work of which auditor? देखो, without using his work you can't complete your external audit in a very proper manner, but if you are going to use his work then there is a proper risk which is associated with him. So then in that case they introduce this new clause. What is the clause? इसमें भी मेरे दो ही questions है. Clause number, पहले नंबर बोलो. 14. It talks about what? पहले समझ लो 14 clause होता क्या था. Earlier in 2016 में what was clause number 14? 2016 में clause number 14 was money raised via private placement of securities, preferential allotment. But do you remember this clause we have already shifted in 10 application of funds में. Left side or right side? Right side पे shift कर दिया था. Private placement और preferential allotment we have already shifted there. तो 14 का clause was shifted to what? 2016 का. तो 14 का place is occupied or vacant? वहां पे क्या इंसर्ट कर दिया? इंटरनल ऑडिट. समझ में आ रहा है? तो 14 इज नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द 16. फ्रॉम द 2016 कारो 14 हैज बीन शिफ्टेड टू व्हाट? 10. एंड व्हेन द 14 प्लेस वाज वेकेंट, व्हाट वी इंट्रोड्यूस्ड? इंटरनल ऑडिट सिस्टम. तो व्हाट आर माय टू क्वेश्चंस टू द कंपनी एवरीवन? पॉइंट नंबर 1, रीड द क्वेश्चन नंबर 1. Whether company has installed an adequate internal audit system as per its nature and size of the business. ये अपने को आपने करा होगा सेक्शन नंबर 138 इन द लॉ में. अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, इफ यू आर विच कंपनी, इंटरनल ऑडिट इज मैंडेटरी. डू यू ऑल एग्री विद दैट? और अगर आप प्राइवेट कंपनी हो एंड इफ योर टर्नओवर इज 200 करोड़ और मोर और आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स आर 100 करोड़ और मोर, इंटरनल ऑडिट बिकम्स व्हाट? Mandatory. And if you're a public company and your paid up share capital is 50 crores or more, public deposits are 25 crores or more, outstanding borrowing is 100 crores or more, or turnover 200 crores or more, then also which auditor becomes compulsory? This all is not alien topic to you. You have already done under section number. तो मैं सिंपली कंपनी को यही बोल रहा हूं, सर आप अपना मेरे को टर्नओवर दिखा दो. You show me your public deposits, you show me your borrowings, and you show me your what do you say, paid up share capital. What are the four things I'm checking out? Turnover, paid up share capital, borrowings, public deposits. और अगर आप listed company का audit कर रहे हो, then in that case while doing the CARO you don't have to check anything because being a listed, internal audit is what? Compulsory. मैं गया public company के पास. So when I went to the public company, I simply asked them, sir, show me your public deposits. It was 24 crores. How many? Okay, so far internal audit is नॉट रिक्वायर्ड. फिर मैंने पूछा सर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी? कहते 49 करोड़. हाउ मेनी? सो फार नॉट रिक्वायर्ड. मैंने कहा आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स लोन्स कितने हैं? कहते सर 94 करोड़. हाउ मेनी? मैंने कहा टर्नओवर कितना? कहते 800 करोड़. हाउ मेनी? इट इज रिक्वायर्ड 200 करोड़ और मोर. मैंने कहा इंटरनल ऑडिट अपॉइंट किया? कहते सॉरी सर वी डिडंट अपॉइंट. नाउ टेल मी, क्वालिफाइड, मॉडिफाइड ओपिनियन और अनमॉडिफाइड? मॉडिफाइड. क्योंकि सेक्शन नंबर 138 क्या बोलता है कि एनी ऑफ द फोर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इंटरनल ऑडिट बिकम्स व्हाट? तो दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन नंबर 1 टू द मैनेजमेंट कि डिड यू अपॉइंट एन एडिक्वेट इंटरनल ऑडिट सिस्टम लुकिंग एट योर नेचर एंड साइज ऑफ द एंटिटी? कहते हाँ सर हमने अपॉइंट किया. मैंने कहा ओके. तो एक काम बताओ, सेकंड क्वेश्चन, वेदर द रिपोर्ट्स ऑफ योर विच ऑडिटर आर कंसिडर्ड बाय व्हाट? स्टैट्यूटरी ऑडिटर और नॉट? ठीक है, यू अपॉइंटेड एन इंटरनल ऑडिटर, इट इज फाइन, बट आर द इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट्स वर यूज्ड बाय योर विच ऑडिटर? स्टैट्यूटरी ऑडिट.
अब क्वेश्चन अराइज होता है सर स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो अपन ही है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? यस। बट इफ द इंटरनल ऑडिटर इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, तो आंसर क्या आएगा? नो, क्योंकि इफ इज ट्रस्टवर्दी देन ओनली आई विल यूज हिज वर्क, अदरवाइज आई वोंट। तो टेल मी माय टू क्वेश्चंस। Whether a company has installed adequate internal audit system as per its nature and size of the business. Second one, whether I use the work of what? Internal auditor or not. With that, what is over? With that, our clause number 14 is also over. Now, clause number 15 में there is no change. It was simply a very simple clause. Again, ये CA final section number 192 का clause है, right? पहले नाम पढ़ लो. What is the name of the clause? The name of the clause is नॉन कैश ट्रांजेक्शंस विद होम? डायरेक्टर। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज कंपनी वाज लुकिंग फॉर वन न्यू बिल्डिंग टू ओपन इट्स न्यू ब्रांच, राइट? वन ऑफ द डायरेक्टर सेड दैट कि सर व्हाट इज द लोकेशन यू आर लुकिंग फॉर? तो कंपनी ने बोला वी आर लुकिंग फॉर एसआर नगर लोकेशन। तो डायरेक्टर सेड दैट सर आई ऑलरेडी हैव वन बिल्डिंग ओवर देयर, आई ऑलरेडी हैव वन बिल्डिंग ओवर देयर, इफ यू वांट आई कैन सेल इट टू यू। अब तो मुझे ये बताओ, डायरेक्टर ने बिल्डिंग किसको सेल कर दिया? कंपनी को। तो हु विल पे द परचेज कंसीडरेशन? हु विल पे द कंसीडरेशन? कंपनी टू होम, बट दे डिड नॉट पे इट, दे पेड इट इन अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन मैनर। विच मैनर? उन्होंने डायरेक्टर्स को 15 करोड़ के शेयर्स दे दिए। क्या दे दिए? बिल्डिंग ले ली 15 करोड़ की और बदले में क्या दे दिया? 15। तो इज इट अ कैश ट्रांजेक्शन और अ नॉन कैश? एंड सेम वाइस वर्सा, if company sold something to director, what director gave to the company? He gave something which is a non-cash consideration. Are you getting the point? So if the company is doing any non-cash transaction with whom? Director, or director is doing any non-cash transaction with whom? Company. ये सब कुछ कौन से सेक्शन में कवर्ड है? 192. Again, which is a part of your what? CA final का law. Are you getting the point? तो 192 तुम CA final में जाके पढ़ोगे, but for that I am going to report it under clause number 15. So what is my one report? What is my only one question? मैं कंपनी को सिंपल पूछूंगा, did you enter any what non cash transaction with your directors? If yes, section number 192 must have been complied. So make sure that you should follow all the conditions which are given in the section number 192. My simple question was that. So tell me, 15 to 1 में कोई डाउट है? Should I ask you in jumbled way? चलो बताओ, 3 बताओ जल्दी। 13, 2, 9, 11, 12, 8, 7, 6, 4, 15 non-cash transactions with director, and 14. अच्छा 13 में which two sections you have to comply? 15 में, 5 में, 73 to 76, क्योंकि that is connected with the deposit, especially which one? Public deposit. ठीक है? And okay, fair enough. So that was 12 was all about Nidhi, right or not? So 15 to 1 में any doubt or no doubt? Now let's come to the 16th clause. 16th clause is connected with what? NBFC. What is the nature of the clause? It is connected with what? पहले तो फुल फॉर्म बताओ NBFC का। अब सुनना ध्यान से, पहले मेरे को ये बताओ NBFCs क्या होती है? NBFCs are like banks or they are same as banks? They are similar to banks or same as banks? Similar to banks. NBFC basically are financing companies, they are not deposit taking companies. बैंक क्या करता है? दोनों करता है, वो फाइनेंस भी करता है, डिपॉजिट। बट एनबीएफसी में फुल फॉर्म पढ़े तो क्या आता है? नॉन बैंकिंग। तो पहले तो 2 वर्ड्स ही बता देते कि इट्स नॉट अ बैंक, इट्स अ नॉन बैंकिंग विच कंपनी। तो मतलब देर इज ओनली ऑलवेज एन आउटफ्लो, देर इज नो वर्ड इनफ्लो। तो मोस्ट ऑफ द एनबीएफसी इन इंडिया आर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। क्लियर? पॉइंट नंबर 1. Point number 2, NBFCs, even though they are non-banking companies, but they are regulated again under RBI only. What is RBI? और जैसे बैंक को लाइसेंस लेना पड़ता है RBI से to operate as a bank,
एनबीएफसी ऑल्सो हैज टू ऑब्टेन सीओआर फ्रॉम द बैंक. जैसे कंपनी को सीओआई चाहिए होता है. व्हाट इज सीओआई? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. आईएनसी 11 में अपने को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है. वैसे एनबीएफसी इफ दे वांट टू कमेंस देयर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फर्स्ट दे हैव टू अप्लाई टू द आरओसी, एंड आरओसी आरओसी बोल गया, आरबीआई, एंड आरबीआई विल गिव यू सीओआर, सर्टिफिकेट ऑफ registration. After that only you can start your business activity. Without taking certificate of registration from RBI, are you allowed or not allowed? Not allowed. ये कहां पे लिखा हुआ है? ये सेक्शन नंबर 45 IA और IC, I think, yeah, 45 IA of the which act everyone? और तुम्हारे को CA फाइनल में एक चैप्टर है ऑडिट ऑफ एनबीएफसी पे, तो वहां पे जाके बहुत डिटेल में पढ़ोगे. बट यहां पे यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट. व्हाट इज माय क्वेश्चन नंबर 1 टू द कंपनी? Whether it is a registered NBFC, if it is registered, is it registered under section number 45 IA of RBI Act 1934? फिर मेरा second question, whether it has conducted any NBFC activity or housing finance activity without having a certificate of registration. क्योंकि that is a positive point or negative point? Negative. क्योंकि तुम्हें पहले registration लेना है, after that you can commence your what? Activities. तो up to these 2 points there was no problem. Change is this point and this point. अब सुनना ध्यान से. My third question to my client is your NBFC CIC NBFC? अब उसने पूछा कि सर CIC का मतलब है Core Investment Company. What is the full form? अब मैं तुम्हें इसका मीनिंग बताता हूं. Core Investment Company NBFCs are those NBFCs those who invest 90% of total assets. How much everyone? 90% of total assets are investments. Are what? Investments. मतलब अगर आप उनकी बैलेंस शीट देखोगे ना, तो बैलेंस शीट का एसेट साइड व्हेन यू विल सी ना, आउट ऑफ टोटल एसेट्स 90% ऑफ द एसेट्स आर व्हाट? इन्वेस्टमेंट. ये सिर्फ दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज CIC NBFC. व्हाट इज CIC का फुल फॉर्म? कोर Investment Company NBFC. This is a one. Actually, there are 8 to 9 types of NBFCs in India. उसमें से कारों में we are more interested in what? CIC. तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा? Is it registered? उन्होंने बोले हाँ. मैंने कहा Did you commence any activity before getting the registration? They said no. मैंने कहा okay. Out of all the NBFCs, please tell me how many are CIC. What is CIC? And how do we identify that it is CIC? फिर मैंने कहा अच्छा CIC है. मैंने कहा एक काम करो, बैलेंस शीट दिखाओ. बैलेंस शीट में व्हेन आई सॉ द एसेट साइड, हाउ मच आई एम लुकिंग फॉर? 90% ऑफ द टोटल एसेट्स मस्ट बी व्हाट? इन्वेस्टमेंट. तो मैंने उनको क्या पूछा? इफ इट इज CIC, माय क्वेश्चन नंबर 1, आर दे कंटिन्यूइंग टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ CIC और नॉट? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ CIC? 90%. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट शुड नॉट बी लेस देन व्हाट? जैसे लेस देन 90% हुआ, 3 months का नोटिस दिया जाएगा. इफ यू आर नॉट टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू अगेन ब्रिंग इट टू व्हाट? 90%, योर रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड. तो मैंने पूछा आर दे कंटिन्यूइंग टू फुलफिल व्हाट? क्राइटेरिया. उन्होंने बोले हाँ. मैंने कहा इवन इफ इट इज रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड और एग्जेम्प्टेड, व्हाट आर द 3 things? रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड और एग्जेम्प्टिंग, यू स्टिल कंटिन्यू टू हैव टू फुलफिल द व्हाट? क्राइटेरिया. हमें चाहे तुम रजिस्टर्ड NBFC हो, अनरजिस्टर्ड NBFC हो या एग्जेम्प्टेड NBFC हो, 90% क्राइटेरिया इज ऑप्शनल और मस्ट. फिर मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या था? इफ द ग्रुप हैज मोर देन 1 CIC NBFC, मेंशन द नंबर ऑफ सच CIC NBFCs. आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपकी टोटल कितनी NBFCs हैं? बोला 9. हाउ मेनी? आउट ऑफ 9 हाउ मेनी CIC NBFCs यू हैव? बोला 4. तो आई विल राइट नंबर ऑफ CICs out of the total NBFCs are what? 4. So tell me my 4 questions which I asked. बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है. दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज एक्चुअली अ चेंज. ये भी चेंज्ड पॉइंट है और ये भी चेंज है. दिस इज इन द क्लॉज नंबर 16. इसके बाद जितने भी क्लॉजेस अपने 17 to 21 ऑल आर न्यू क्लॉजेस. देयर इज 2016 was only up to NBFC. तो up to NBFC के पॉइंट में we have seen that कि so far 8 changes came in the clauses and 2 new clauses came. So remaining 5 more and total 15 changes will be there. So 7 new clauses added and
8 new changes so far we have seen. So tell me, what are the 4 questions I asked in NBFC? मैंने पूछा आर यू अ रजिस्टर्ड एनबीएफसी अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. फिर मैंने पूछा डिड यू डू एनी कमेंसमेंट ऑफ योर एक्टिविटीज विदाउट गेटिंग एनी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर. फिर मैंने पूछा आर यू अ CIC एनबीएफसी. उन्होंने बोला हाँ. तो मैंने क्या देखा, आर यू स्टिल मेंटेनिंग द क्राइटेरिया ऑफ हाउ मच 90%. उन्होंने बोला नो 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 सर वी आर अनरजिस्टर्ड. मैंने कहा तुम रजिस्टर्ड रहो, अनरजिस्टर्ड रहो, exempted हो, you always have to maintain what CIC का 90% criteria. Then I asked them total how many NBFCs you have. बोल रहा 9 in the group. मैंने कहा out of 9 how many are CIC? 4 or 5 or 1 or 2. That is accordingly I'll mention the number of CIC. But CIC याद रखना, CIC examination में don't expect examiner to give you the full form. So that's the reason I am telling you the full form, and criteria also they won't give. You have to mention the criteria. That is how much percentage? 90% of total assets must be investment. इसीलिए उन्हें बोलते हैं कोर इन्वेस्टमेंट. कोर मतलब उनका बिजनेस ही क्या है, इन्वेस्टमेंट करना. ठीक है. नाउ अप टू 16 क्लॉजेस में कोई प्रॉब्लम और नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. तो यहां तक अपना कारो 2016 इज ओवर. अब 16 to 1 रिवर्स 17, 18, 19, 20, 21 में आई डू नॉट एक्सपेक्ट बिकॉज दैट यू माइट नॉट बी इवन अवेयर ऑफ. राइट और नॉट. 16 to 1 रिवर्स. 16 है एनबीएफसी के बारे में, 15 नॉन कैश ट्रांजैक्शन, 14 इंटरनल ऑडिट सिस्टम, 13 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, निधि कंपनी, फ्रॉड रिपोर्टिंग, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स. फिर हम पहुंचे अनरिकॉर्डेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, डिपॉजिट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, डिपॉजिट्स, कंप्लायंस ऑफ 185, 186, रिलेटेड पार्टी लोन्स, इन्वेंट्री, पीपी. क्रिस्टल क्लियर है. तो अभी 21 क्लॉजेस, यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू होल्ड अप टू ऑल द 21 क्लॉजेस. ठीक है. 16 तक तो अपनी जर्नी होगी. ठीक है. 2/3 जर्नी इज डन. रिमेनिंग ऑल द 5 क्लॉजेस आर द न्यू क्लॉजेस. इट हैज नथिंग टू डू विद द कंपनीज एक्ट 2016 और सॉरी कारो 2016. क्लॉज नंबर 17, वेरी सिंपल क्लॉज, 1 minute क्लॉज. दैट इज कॉल्ड विच क्लॉज? कैश लॉसेस. व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लॉज? मैं सिंपली 2 क्वेश्चंस पूछूंगा कंपनी को. आई आस्क माय क्लाइंट क्वेश्चन नंबर 1, इफ द कंपनी हैज इंकर्ड एनी कैश लॉसेस इन द फाइनेंशियल ईयर दैट इज प्रेजेंट एज वेल एज व्हाट प्रेसीडिंग. क्या ये फाइनेंशियल ईयर में और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में डिड यू इंकर एनी विच लॉस? कैश लॉस. उन्होंने बोला यस. देन मेंशन द अमाउंट ऑफ सच कैश लॉस. सिंपल. दैट इज व्हाट द क्लॉज नंबर 17. Tell me, what is the clause number 17? Cash losses. It was all about asking 2 questions. Question number 1, did you incur any cash loss in the current financial year and preceding? If yes, mention me the amount of loss. Clause number 17 is over. Clause number 18 is about resignation of previous year auditor. Which year auditor? देखो यहां पे थोड़ा सा लॉजिक आएगा. तुम ये सोचो कि मतलब एज अ प्रेजेंट ऑडिटर आई एम आस्किंग माई क्लाइंट कि बिफोर मी वॉज देयर एनीबडी एल्स एज योर ऑडिटर. उन्होंने बोल रहा है हाँ सर यस, बट दैट पर्सन रिजाइंड, दैट्स व्हाई वी अपॉइंटेड यू एज अ व्हाट ऑडिटर. एंड रिमेंबर वन थिंग, अपन जब सीए फाइनल में पहुंचेंगे ना, तो सीए फाइनल में अपने को एक एक्ट करना है, सीए एक्ट 1949. अब सीए एक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में एक अपने को 2 शेड्यूल्स हैं. देयर आर हाउ मेनी शेड्यूल्स? 2 शेड्यूल. 2 शेड्यूल्स में 34 क्लॉजेस हैं. कितने क्लॉजेस? और 7 पार्ट्स हैं. कितने पार्ट्स हैं? वो 7 पार्ट में जो पार्ट नंबर 1 ऑफ शेड्यूल 1 है, रिपीट, पार्ट नंबर 1 ऑफ शेड्यूल 1, क्लॉज नंबर 8. व्हाट इज द क्लॉज नंबर 8? उसमें बोला जाता है कि इनकमिंग ऑडिटर बिफोर टेकिंग द अपॉइंटमेंट लेटर मस्ट कम्युनिकेट विद द आउटगोइंग ऑडिटर. अगर आप किसी कंपनी के इनकमिंग ऑडिटर हो एंड यू आर कमिंग ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ द विच ऑडिटर? आउटगोइंग ऑडिटर. और रिमूवल ऑफ द विच ऑडिटर? आउटगोइंग ऑडिटर. तो आपको मैंडेटरी है कि एज अ इनकमिंग ऑडिटर अपने पुराने ऑडिटर से कम्युनिकेट करो. इट इज हुज लायबिलिटी? ऑडिटर्स लायबिलिटी. तो इनकमिंग मस्ट कम्युनिकेट विद होम? आउटगोइंग. सर क्यों सर? बिकॉज द थिंग्स विच हैज हैपेंड विद द आउटगोइंग ऑडिटर, देयर इज नो गारंटी दैट कि दोस थिंग्स विल नॉट हैपन विद यू. उससे रीजन पूछो
कि तुमने रिजाइन क्यों किया। अच्छा ये बताओ, अगर लास्ट ईयर ऑडिटर लेफ्ट द कंपनी बिकॉज हिज अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस वाज नॉट पेड, at the time of appointment he was agreed to be paid 10 lakh rupees, but when he completed the audit, when he asked his 10 lakh rupees, company said, who are you, we will pay you only 5 lakhs. What was the agreed amount? How much company is willing to pay? तो मेरे को ये बताओ, is it a rightful thing? तो उस ऑडिटर ने क्या बोला, कहता मैं रिजाइन कर देता हूं। अब तुम मुझे बताओ, when the incoming auditor is not aware of this fact and if he blindly accepts the audit, don't you think that the same thing may happen with him? तो prevention is, तो वही तो कर रहे हैं अपन यहां पे, समझ में आ रहा है। तो ये क्लॉज को कारो में भी ऐड कर दिया, मतलब जो अपने को सीए फाइनल में पढ़ना है उसका हिंट तुम्हें कारो में ही दे दिया। तो व्हाट इज अ कारो का क्लॉज नंबर 18? क्लॉज नंबर 18 बोल रहा है रेजिग्नेशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑडिटर। अगर आपका कोई ऑडिटर है जो कंटिन्यू था एंड व्हाई सडनली ही हैज रिजाइंड, तो ऑब्वियसली यू डेफिनेटली डिजर्व टू नो द व्हाट रीजन, क्योंकि those things might happen with you as well in future. So that is a prevention kind of clause. Are you getting the point? So I am asking the two questions to my client. What is my question number 1? Whether there is any statutory auditor resigned during the, मैंने client को पूछा, मैंने कहा आपने मेरे को अपॉइंट किया in the month of September before AGM. Is there any problem? कहता सर why? Generally we get appointed in the AGM. We get appointed in what? You suddenly appointed me in EGM. What is EGM? मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, कहते सर लास्ट ईयर ऑडिटर वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, वी लेफ्ट। मैंने कहा आई विल नॉट लिसन टू ओनली वन साइड ऑफ द कॉइन, आई हैव टू कम्युनिकेट विद हुम कि व्हाट इज द रीजन ही रिजाइंड, दैट मैटर्स टू मी मोर बिकॉज वी बोथ बिलोंग टू द सेम फ्रेटर्निटी, सेम कम्युनिटी। तो इफ समथिंग इज अनजस्टिफाइड हैपन टू हिम, द चांसेस आर मोर दैट इट मे हैपन विद मी एज वेल। तो मैंने उनको क्वेश्चन नंबर 1 पूछा कि डिड योर एनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिजाइन इन द प्रीवियस ईयर? दे सेड यस। इफ यस, देन व्हाट विल हैपन? वेदर द इनकमिंग ऑडिटर कंसिडर्ड द इश्यूज, कंसर्न्स एंड ऑब्जेक्शंस ऑफ व्हिच ऑडिटर? मतलब समझ में आ रहा है कि इनकमिंग ऑडिटर ब्लाइंडली कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट विदाउट कम्युनिकेटिंग विद द व्हिच ऑडिटर? क्योंकि वो तुम्हें वो चीजें बता सकता है which you might be getting aware of in future. But if you are proactive, what do you mean by proactive? Taking an action once the loss has occurred to you or before the loss occurred. तो यहां पे हम लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं? Are we behaving reactively or proactively? तो भैया मैंने पूछा रिजाइन हुआ, बोल रहे हाँ। मैंने कहा मेरे को उनका एड्रेस दे दो, उनका फोन नंबर दे दो। मैं उनको एक आई सेंट अ लेटर एंड आई concerned or I considered his issues, concerns and objection. ये मेन वर्ड है। What are the 3 words? Issues, concerns and objections of the which auditor? अच्छा, say for example, मैं तुम्हें एक छोटा सा एक और एग्जांपल बताऊंगा, अब क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसे आएगा। उन्होंने बोला कि लास्ट ईयर ऑडिटर वाज डिमांडिंग हिज ऑडिट फीस एंड कंपनी हैज नॉट पेड द ऑडिट फीस, दैट्स द रीजन दैट ऑडिटर लेफ्ट। नाउ टेल मी, इज इट अ कंसीडरेबल पॉइंट? Should I consider or should not? Should I accept or should not? Should not. As a auditor, will you accept if the last year auditor has not been paid his audit fees? No. So that may happen with you. लेकिन ना ICA वाले बहुत ही साले ट्विस्टर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट है। ICA पता क्या करेगा, ये क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे। उन्हें बोलेगा लास्ट ईयर ऑडिटर लेफ्ट बिकॉज कंपनी वाज सफरिंग थ्रू द पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोरोना, so they requested the auditor to reduce his fees from 10 lakhs to 7 lakhs. This is the reason कि last year auditor was not ready to accept 7 lakhs. That's why he left. अब ये जो reason है, it is my wish now कि should I accept the audit or not. दोनों questions में difference समझ में आया? First question में what I said कि last year auditor was promised to get a audit fees of what? 10 lakhs. Company did not pay. But second case में मैंने क्या किया? Company why did not pay? अब तुम मुझे बताओ, कैन आई कॉल इट एज अ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल सिकनेस? कंपनी वाज, एवरीवन इन इंडिया, एवरीवन इन द वर्ल्ड वेंट थ्रू दैट फेज। तो वी कैन कोरिलेट, जब अपने इनकम लेवल लो हो गए थे तो ऑब्वियसली कंपनी के भी लो होंगे। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ द कंपनी हैज रिक्वेस्टेड देयर ऑडिटर टू रिड्यूस द ऑडिट फीस फ्रॉम 10 lakhs to what? 7 lakh. अब नाउ दिस इज द रीजन लास्ट ईयर ऑडिटर लेफ्ट। अब तुम मुझे बताओ, इज इट अ कंसीडरेबल ग्राउंड दैट यू शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट और यू मे एक्सेप्ट द ऑडिट?
तो तुम्हारा वेरी हो जाता है आंसर दोनों सिचुएशन में. It means you have to have a very good reading skills while seeing the question and while understanding the intention of the question maker कि उन्होंने बोल क्या रहा है. Just because last year auditor ने resign कर दिया, simply ये मत बोल देना कि last year auditor resigned, that's why I'm not going to accept it. Understand the reason why he has what resigned. इसलिए अपन question क्या लिख रहे हैं? Whether the incoming auditor what is this word? Considered the issues, concerns and object. अगर मेरे को लगा कि दैट वाज अनजस्टिफाइड, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट. बट अगर मेरे को लगा कि हाँ, अब तो मुझे बताओ वेदर द कंपनी वाज राइट इन आस्किंग अ लिटिल बिट ऑफ रिडक्शन ऑफ द ऑडिट फीस. देखो सर, मैं तुम्हें बताता हूं, पैंडेमिक सिचुएशन में हमने 0.7x में भी बैचेस लिए हैं. जो मैं अभी चार्ज कर रहा हूं इनको, ये ऑडिटिंग बैच का, आई हैव टेकन 0.7x एट द टाइम व्हेन द पैंडेमिक सिचुएशन वाज गोइंग ऑन, बिकॉज दे वर आल्सो डाउन. We were also down in the business, so it was a win-win situation for us. Little bit they will compromise, and little bit we will compromise. But now when the situations are good, there is no point of charging less and asking less or paying less. Now it should be the win-win situation again for the both. When we help them in that situation, they are going to help us in this situation. तो ये adjustment होती है. देख क्या होती है? Adjustment. हमने clients, कई clients का हमने ITR भी free में फाइल किया, क्योंकि some of the clients did not get the salary from March to June. अब जब उनको मार्च से लेकर जून तक सैलरी नहीं मिला, इट मींस दे माइट हैव यूटिलाइज देयर व्हाट सेविंग्स. तो सेविंग्स आल्सो केम टू व्हाट जीरो. तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ चार्जिंग इन आईटीआर. तो वही हमने फ्री में आईटीआर भी करे अपने ऑफिस में. तो इट्स ऑल अबाउट यू हैव टू सी द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू चार्ज. बट इफ इट इज वाज अनजस्टिफाइड रिप्लाई बाय द कंपनी कि देयर वाज नो पैंडेमिक सिचुएशन, कंपनी वाज वेल्दी, फाइनेंशियली साउंड, स्टिल दे डिड नॉट पे, नाउ इट इज राइटफुल थिंग और रॉन्गफुल थिंग. Then incoming auditor should accept or should not? Should not. तो ये सारी चीजें अपने को क्लॉज नंबर 18 में कंसीडर करनी है. Did you get the point? अब बताओ 18, 17, 16. Resignation by the previous year auditors was 18. 17 cash loss. 16 NBFC. 15 non-cash transaction. 14 internal audit system. 13 related party transaction. 10 तक बताओ. निधि कंपनी, फ्रॉड रिपोर्टिंग, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. कोई डाउट? ठीक है. अब आया अपना क्लॉज नंबर 19. क्लॉज नंबर 19 किसके बारे में बोलता है? एनी एबिलिटी टू मीट इट्स लाइबिलिटीज. व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लॉज? एबिलिटी टू मीट इट्स लाइबिलिटी. अभी ये क्लॉज ही बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉज इट इज. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा सो दैट यू कैन read it, right? Okay, what is the name of the clause everyone? मैं simply अपने clients को I was observing my client, I was observing his financial position of my client. I had a word with management, I discussed some plans with them कि what are your future plans. I went with TCWG, I sat with officers and employees. मैंने उनके रेशियो एनालिसिस किया. I did so many calculated so many ratios. Why? Because I was having little bit of doubt on the financial soundness of my client. मेरे को लग रहा था कि मेरा क्लाइंट जो है थोड़ा फाइनेंशियली वीक है. तो I started doing my homework. What is my homework? Read. What is a homework auditor shall do? He will check out some which ratios? Financial. मैंने assets की aging check करी. Aging stands for what? कि are they all the very old assets or they are the recently bought assets. फिर मैंने expected dates of realization of what? Fixed assets पूछे. फिर मैंने उनका criteria चेक किया कि how they are making the payment to their liabilities. फिर मैंने उनकी financial statements को observe किया and I took a little bit of knowledge of board of directors and management plans. अब तुम मुझे बताओ what is the reason कि statutory auditor is doing this much of homework? मैं क्यों होमवर्क कर रहा हूं? Why I am that much interested? Because at the end of the day, am I reportable to them or to my users? So I am doing this homework on the behalf of my user. Why? So that I can give them the assurance. What is the assurance? Whether auditor is having an opinion that there is no material uncertainty. What is the word written? That company is capable of meeting its liabilities on the which date? Balance sheet date, as and when they fall due within 1 year from the date of what? Balance sheet. मतलब
तुमने बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज करा है ना चैप्टर? बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज में अपन एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करते हैं SH9 में। किसको? आरओसी को। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरओसी को क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि सर हम लोग बायबैक इसलिए नहीं कर रहे कि वी आर फाइनेंशियली वीक, वी आर डूइंग द बायबैक बिकॉज वी वांटेड टू अवॉइड अ हॉस्टाइल टेकओवर। रीजन इज समथिंग एल्स। पीपल शुड नॉट थिंक दैट कि आई एम फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट, दैट्स व्हाई आई एम बायबैकिंग माय सिक्योरिटीज। सेम केस यहां पे, I am giving the assurance to my users that I have checked their financial statement, I have checked their aging of their assets, I have calculated some financial ratios on the basis of which मेरी opinion क्या है कि company is not having any uncertainty. What is it? Repeat the point. Company is not having any material uncertainty in paying their liabilities. Repeat, in paying their today and in the coming 1 year. Today, इसका मतलब मैं अगले 1 साल तक की इनडायरेक्ट गारंटी दे रहा हूं कि ये कंपनी अनसाउंड है या साउंड है? साउंड। इट इज एबल टू मीट इट्स लायबिलिटीज। अब समझ में आ रहा है? कौन ओपिनियन दे रहा है? ऑडिटर। किसको दे रहा है? यूजर्स को। ऑन व्हाट? ऑन कंपनी। बाय ऑब्जर्विंग ऑल दीज थिंग्स, तो कैन आई से दैट बाय ऑब्जर्विंग ऑल दीज थिंग्स ऑन द लेफ्ट साइड, आई एम ड्रॉइंग एन ओपिनियन कि देर इज व्हाट? देर इज नो। अच्छा, अगर मैं ये नो हटा दूं तो देयर इज अ मटेरियल, मतलब कंपनी में पे, may not pay. But when I'm using the word there is no material uncertainty, can I say that indirectly I'm forming a guarantee here कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया भाई? तो to the users, hey users, company is having no material uncertainty, company is capable of meeting its liabilities on which date? Balance sheet date, as and when they fall due within what? 1 year from the date of balance sheet. इसलिए ये क्लॉज को हम लोग सॉल्वेंसी क्लॉज भी बोलते हैं। व्हाट इज अनदर नेम? अब मेरे को बताओ 1 to 19 में कोई डाउट? एनी डाउट और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग कि दिस पर्टिकुलर कारो ऑडिट इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलेक्चुअल एंड मोर डीपर? जनरली फाइनेंशियल ऑडिटर नेवर डज दिस काइंड ऑफ एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं होता। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तुम्हें ऑर्डर कर दिया, भैया तुम्हारे पास टाइम हो या ना हो, यू हैव टू report me on this how many areas? 21 areas on these matters which I am telling you. That makes Caro a very important element of our statutory audit report. इसलिए हम लोग audit report करके chapter कर रहे थे, so I thought that कि Caro if I'll add it with here ना, तो it will be more justified, क्योंकि एक go में पूरा reporting के बारे में will have an idea. Clear? चलो clause number 20. Clause number 20 है तुम्हारा CSR के ऊपर। What is CSR? क्या पता है इसके बारे में? सेक्शन नंबर 135 किया होगा तुमने? नहीं किया। पता क्यों नहीं किया? क्योंकि सेक्शन नंबर 135 में इतने सारे अमेंडमेंट्स हैं। कितने? इतने सारे। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ना अभी सेक्शन नंबर 135, तो यू विल बी ग्लैड टू नो दैट कि टोटल 16 पेजेस ऑफ अमेंडमेंट्स आर देयर। कितने अमेंडमेंट्स हैं? दैट माइट बी द रीजन यू माइट नॉट हैव डन इट। मैं तुम्हें दिखा देता हूं। कहां पे लिखा था? I made notes for section number 135. एक सेकेंड। या ये देखो, आपका सेक्शन नंबर 135 यहां से शुरू होता है। ये पूरा सेक्शन 135 अमेंडमेंट्स के ऊपर है, यहां से स्टार्ट। क्योंकि व्हेन आई टेक माय लॉ बैच, I prefer not to make them read from the any material. पहले मैं मटेरियल रीड करता हूं, फिर उसको कंक्लूड करता हूं, फिर उसको समराइज करता हूं, और 34 पेजेस ऑफ अमेंडमेंट्स को रिड्यूस करके कितने पेजेस में? 16 पे। पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 135 चेंज हो गया है। क्यों? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स 2020 and 21 has come and they have completely changed, which we used to read corporate social responsibility rules 2014 have been replaced by 2021. But unfortunately it was not applicable for the May examination, but तुम्हारे एग्जाम के लिए ये पूरा का पूरा सेक्शन एप्लीकेबल है। और गुड थिंग इज दैट कि सो फार इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो मे बी आइदर दे में टेस्ट यू ऑन दिस सेक्शन इन योर लॉ फॉर श्योर, क्योंकि वहां पे तो पूरा सेक्शन है, और ऑडिटिंग में दे में टेस्ट यू इन व्हाट डू से क्या बोलते कारो में। बट मैं तुम्हें पूरा सेक्शन नहीं बताऊंगा, आई विल टेल यू दैट पार्ट विच इज रेलेवेंट एंड कनेक्टेड विद अवर ऑडिट पार्ट। ठीक है,
तो पूरा सेक्शन करना हुआ तो नोट्स में ये भी नोट्स डाल दूंगा इफ यू वांट। सेक्शन नंबर 135 का फुल नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेक्शन नंबर 135, एम आई करेक्ट? कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि सर अगर आप एक कंपनी हो, आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है, 1000 करोड़ और मोर टर्नओवर है, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर है। रिपीट द 3 प्रोविजंस। नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर, तो आप 135 के अंडर एप्लीकेबल कंपनी हो। इट मींस यू हैव टू स्टार्ट डूइंग द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन अराइजेस, कितना? 2% ऑफ योर एवरेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। हाउ मच एवरीवन? अब रिलायंस का करंट ईयर का प्रॉफिट 60,000 करोड़ है मान लो, और लास्ट ईयर का 45,000 करोड़ है। लास्ट टू लास्ट ईयर 42,000 करोड़ एंड लास्ट टू लास्ट, तुम्हें करंट ईयर प्रॉफिट के ऊपर नहीं करना है। यू हैव टू चेक द 3 years लास्ट प्रॉफिट एंड ऑन दैट यू हैव टू डू द एवरेज इनटू व्हाट? 2%। तो मान लो रिलायंस को ऑलमोस्ट एवरी ईयर 1200 करोड़ का सीएसआर करना होता है। 1200 करोड़ रुपीस रिलायंस स्पेंड्स ऑन डोनेशंस एंड चैरिटीज। इट इज मैंडेटरी नॉट ऑप्शनल। ये वॉलंटरी नहीं है, ये मैंडेटरी है। तुम्हें 2%, इसीलिए इसे बोलते हैं सीएसआर। सी में सी स्टैंड्स फॉर कंपनी का सोसाइटी के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर को क्या बोलते हैं? कंपनीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज इट क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? अब कितना परसेंटेज बताया मैंने? 2%, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, वो जो 2% है ना, आप एक कंपनी में एक कमेटी बनाओगे, सीएसआर कमेटी। व्हाट इज द नेम ऑफ द कमेटी? उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। That committee will tell to the board of directors कि these are the places where you have to do the charity and donations. The board of directors cannot take the decision on their own. They have to listen to the which decisions? CSR, क्योंकि that committee is specially created for what purpose? CSR expenditures. So they will tell to the board of committee कि this is our CSR policy. These are the places where you have to go and spend the money. Suppose company took one project of making a university where education will be free of cost. अब तुम मुझे बताओ, यूनिवर्सिटी या अगर आप कॉलेज कर लेते, चलो यूनिवर्सिटी थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, लेट्स टॉक अबाउट कॉलेज। अब रिलायंस ने एक कॉन्सेप्ट बोल दिया कि सर मैं अपने 1200 करोड़ रुपीज स्पेंड करूंगा एक कॉलेज बनाने में। Are you going to, where the everyone will get the any fee education or completely FOC, free of cost, ठीक है। बट वो प्रोजेक्ट को लगेंगे 3 साल। हाउ मेनी ईयर्स? तो ये जो आपका 1200 करोड़ है, यू आर स्पेंडिंग इन द पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स एवरीवन? 3 years। उसे हम लोग बोलते हैं ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। विच प्रोजेक्ट एवरीवन? ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का मतलब होता है द प्रोजेक्ट विच इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन मोर देन 1 year बट अप टू 3 years। तो जो प्रोजेक्ट अब तक 3 years तक जाता है उसे हम कौन सा प्रोजेक्ट बोलते हैं? ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। अब सुनना, कारो क्या बोलता है? कारो बोलता है कि मान लो you had to spend how many crores? 1200 crores. But out of 1200 crores, you are able to spend by the year end. By the year end, you are able to spend only 950 crores out of it. How many? Pending कितना है? 250 crores. तो एक काम करो, 250 crores को एक CSR unspent CSR अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। What is the name of the account? अपने बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डालना, क्योंकि दैट इज नॉट योर मनी, दैट इज द सोसाइटीज मनी। तो यू आर नॉट सपोज टू कीप द अनस्पेंड मनी इन योर अकाउंट। गो टू अ बैंक, ओपन द अकाउंट अनस्पेंट CSR अमाउंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द अकाउंट? यू विल ओपन अ अनस्पेंट CSR अकाउंट एंड देयर यू ट्रांसफर द मनी विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। विद इन हाउ मेनी डेज? मतलब 30th अप्रैल तक ये सारा पैसा वो अकाउंट में चले जाना चाहिए। वट एवर यू हैव स्पेंट अप टू 31st March, फाइन, but whatever is unspent, how much? 250 crore. You have to transfer it to unspent CSR account within how many days? लेकिन अभी सुनो जो मैं तुम्हें नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। I estimated the cost of my project to be what? But fortunately it got completed in what? 950. लेकिन मैंने साइड पे कितना करा था? तो गवर्नमेंट क्या बोल रही? ना ना ना,
वापस प्रॉफिट में ऐड नहीं करना बच्चे। तो अभी एक काम करो, इट इज स्पेंट, इट इज अनस्पेंट और इट इज सरप्लस। अनस्पेंट इज इन द केस नंबर 1 when out of 1200 crores only 950 was spent and 250 is yet to be spent, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, unspent. But now tell me, out of 1200 crores I estimated, but the project got completed in 950 crores only, मेरे पास एक्स्ट्रा कितना है, is it unspent or surplus? तो कंपनी ने बोला सर एक काम करते, मैं सरप्लस अपने नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेता हूं। गवर्नमेंट का बोली रुको, ये पैसा किसका है, सोसाइटी का है, तो नेट प्रॉफिट कादू, करेक्ट, यू आर नॉट अलाउड टू यू गेट इट बैक इनटू व्हाट, नेट प्रॉफिट। एक काम करो, एक हमने शेड्यूल 7 बनाया है, विच शेड्यूल, तो मैं बता रहा हूं तुम्हारी ग्रामर खराब हो जाएगी, तुम्हारी वोकैबुलरी की हो जाएगी, समझ लो, समझ लो। व्हाट्सएप में भी सवाल लिखते हो क्या, मैं बता रहा हूं एग्जाम में SEVON लिख के आ गए ना तो 0 मार्क्स मिलेंगे। चलो छोड़ो, मैं क्या बोल रहा था, कहां पे थे अपन, या फ्लो खराब कर देते, 7 पे थे अपन, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि कंपनीज एक्ट में हमने एक 7 शेड्यूल बनाया है। कौन सा शेड्यूल, 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल के अंदर हमने एक फंड क्रिएट किया है, CSR फंड। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंड, बट वो फंड का जो की है दैट इज ऑपरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज ऑपरेटेड बाय होम। तो दिस 250 करोड़ रुपीज विच वॉज सरप्लस विच यू ऑलरेडी अपोर्शन, देखो तुमने ऑलरेडी अपोर्शन कर दिया था, इट मींस यू वर रेडी टू स्पेंड, इट गॉट सरप्लस। नाउ दिस 250 करोड़ यू प्लीज डोंट टर्न इट बैक टू योर प्रॉफिट्स, प्लीज ट्रांसफर इट टू द CSR फंड क्रिएटेड अंडर शेड्यूल नंबर 7। क्रिस्टल क्लियर, हाँ कि ना। अब मेरे को ये बताओ, दोनों एग्जांपल में डिफरेंस समझ में आया। इन द फर्स्ट एग्जांपल was it the surplus or unspent, तो हमने कहां पे ट्रांसफर किया, क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट को क्या बोल रही है, सर ये सरप्लस नहीं है, ये अनस्पेंट है, हमारे से खर्चा नहीं हुआ, दैट मच ऑफ टाइम वी वर अनेबल टू डिवोट, तो 250 करोड़ एक्स्ट्रा है विच वी आर गोइंग टू स्पेंड व्हाट नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए हम लोग अनस्पेंट CSR अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट ईयर जब हमारे को दोबारा से वो टाइम डिवोशन आएगा, लास्ट के 3-4 मंथ्स में जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, विल टेक इट आउट दैट मनी। गवर्नमेंट बोलती ठीक ही है। बट सेकेंड एग्जांपल में क्या था, इट वाज सरप्लस, यू ऑलरेडी एस्टिमेटेड 1200 करोड़ बट योर एस्टिमेटेड टर्न्ड आउट टू बी अनट्रू एंड इट इज कंप्लीटेड ऑलरेडी इन 950 करोड़। तो 250 करोड़ का जो एक्स्ट्रा सरप्लस है, अभी गवर्नमेंट का नहीं 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 प्रॉफिट में ऐड नहीं करना, इसको CSR फंड में ट्रांसफर करो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। विद इन हाउ मेनी मंथ्स, समझ में आया दोनों एग्जांपल। अब इसको अपन कनेक्ट करेंगे कारों के साथ। Where we are going to connect it? कारो। अब कारो में शेड्यूल 7 written in front of you. Come on. Are you able to see 7? लेफ्ट साइड का कॉन्सेप्ट पढ़ो फिर। रीड द कॉन्सेप्ट ऑन द लेफ्ट, ध्यान से पढ़ना, एंड ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर। पहले तो ये बताओ, वेयर द वेदर, रीड द होल क्वेश्चन, वेदर द कंपनी हैज ट्रांसफर्ड unspent money to a fund specified under Schedule 7 of Companies Act under section number subsection 5 within end of the financial year. अब तुम मुझे ये बताओ, was it a fund relating to ongoing project or it was surplus? जब surplus वाला पॉइंट आएगा तो Schedule 3 CSR फंड आएगा। Which one? Schedule 7 CSR fund and we have to transfer it within 6 months from the end of the financial year। और ऊपर ये ब्रैकेट में देख लो, in respect of other than which project, इसका मतलब this was surplus with you, it was not connected with your ongoing project। but if it is unspent and connected with your which project, तो अब अपन क्या करेंगे, if it is connected with your ongoing project and it is unspent, it means you are not going to spend it or you are going to spend it next year. So should we transfer it to government or keep it in one account? But what is the name of that account? Unspent CSR account. That you have to open with any scheduled bank and you have to transfer it within 30 days. अब देखो, whether any, read the point, whether any unspent money of now what? इधर क्या था? अदर देन ऑनगोइंग, इधर क्या है, ऑनगोइंग, इसका मतलब प्रोजेक्ट अभी चल रहा है,
ठीक है ना, हैज बीन ट्रांसफर टू अ स्पेशल अकाउंट. व्हाट इज द नेम ऑफ द अकाउंट? बताओ मेरे को, स्पेशल अकाउंट का नाम क्या है भैया? द नेम ऑफ द स्पेशल अकाउंट इज अनस्पेंट CSR अकाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी ओपन विद द बैंक सेपरेटली. तुम अपने अकाउंट में तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, तो यू हैव टू ट्रांसफर दैट, एंड हियर यू हैव टू ट्रांसफर इट विद इन 30 days फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर एंडिंग. आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अच्छा, मैं तुमसे बहुत सिंपल वे में पूछता हूं. ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अनस्पेंड अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड इनटू unspent CSR account within 30 days from the end of the financial year. Not an ongoing project, unspent amount, surplus, to be transferred to CSR fund, which is created under schedule number 7 within 6. Is it crystal clear to all of you? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? This brings an end to your clause number what? 20. Let's us wind up the Caro 2016. 3 दिन हो गए अपने को, dedicated 3 days. We have spent on what? Caro. Almost it took cover 4 hours to understand what Caro is all about. Now, let us understand the clause number 21. What is clause number 21, everyone? Qualification adverse remarks in Caro of what? Group companies. सुनना ध्यान से. Suppose अपन रिलायंस ग्रुप की बात करते हैं. विच ग्रुप की? रिलायंस ग्रुप में 500 कंपनीज है. कितनी कंपनीज है? आपने देखा भी था, 322 तो सब्सिडरीज ही है, फिर ज्वाइंट वेंचर ऐसे, तो ऑलमोस्ट 500 कंपनीज है. अब ये 500 कंपनीज का एवरी कंपनी का कारो इज देयर. एम आई करेक्ट और नॉट? इज द कारो एप्लीकेबल ऑन CFS और SFS? CFS के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता. कारो इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स. मींस 500 कारो रिपोर्ट्स होंगी रिलायंस ग्रुप पे. हाउ मेनी? अब मेरे को इंटरेस्ट क्या है कि आउट ऑफ दीज 500 इन विच कारोस वेदर द ऑडिटर हैव गिवन एनी नेगेटिव रिमार्क्स और नॉट. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट कंसोलिडेटेड. मैंने अपने क्लाइंट को पूछा, मुकेश अंबानी सर को, मैंने कहा सर आपके अंडर 500 कंपनीज है, 500 कंपनीज के 500 कारो रिपोर्ट्स है, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दोज कंपनीज in their Caro report if their auditor has given a which remark? Negative remark. उन्होंने बोल रहा सर 500 में से 18 companies are there where we got somewhat negative. Give me the name of those 18 companies. समझ में आ रहा है? अब पढ़ो. मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? Whether there is any qualified or adverse remarks on the companies under Caro 2020 in what? CFS. मैंने पूछा सर आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा था मैं, उसमें 500 कंपनीज का CFS है. हाउ मेनी कंपनीज? प्लीज टेल मी आउट ऑफ दिस 500 इज देयर एनी कंपनी हुज ऑडिटर हैज गिवन अ व्हिच रिमार्क? नेगेटिव वन. उन्होंने बोल रहा हां. मैंने कहा इफ यस इंडिकेट मी द डिटेल्स ऑफ दैट कंपनी एंड पैरा नंबर ऑफ दैट कारो रिपोर्ट कंटेनिंग अ व्हिच रिमार्क. बेसिकली पैरा नंबर नहीं, क्लॉज नंबर. यहां पे अपन क्या लिखेंगे? क्लॉज नंबर. अब मान लो से फॉर एग्जांपल अपन छोटा ग्रुप कर लेते हैं. रिलायंस है, मेन रिलायंस है, जियो है, रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस ट्रेंड है, रिलायंस डिजिटल. ठीक है, 5 कंपनीज है. मैंने मुकेश सर को पूछा, मैंने कहा सर किस में हुआ? उन्होंने बोल रहे जियो में क्लॉज नंबर 17 में एक नेगेटिव रिमार्क है. कौन सी कंपनी में? क्लॉज नंबर 17. क्लॉज नंबर 17 क्या है? कैश लॉसेस. एम आई करेक्ट और नॉट? मैंने पूछा सर और, कहते सर रिलायंस डिजिटल के क्लॉज नंबर 13 में नेगेटिव रिमार्क है. कौन सा? डिजिटल कंपनी ने जियो के साथ एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की थी, बट अनफॉर्चुनेटली ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं लिया. तो इसका मतलब 188 किया बट नॉट विद द अप्रूवल ऑफ व्हाट? 17. तो ऑडिटर ने क्या रिमार्क दे दिया? नेगेटिव. तो मैं उस चीज की बात कर रहा हूं इंडिविजुअली. तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? इन योर ग्रुप इज देयर एनी कंपनीज हुज कारो ऑडिटर हैज गिवन अ व्हिच रिमार्क? नेगेटिव. इफ यस व्हिच पैरा? इफ यस which para and which clause and what is the name of that company? Simple. With that, our how many clauses are over, everyone? 21 clauses completely it is over. अब तुम मुझे बताओगे 21 to 1 in reverse
1 to 21, जो मैंने प्रॉमिस किया था वो फुलफिल कर दो। उसके बाद लास्ट में एक 2 मिनट का काम है, पैच वर्क करके निकलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। बताओ जल्दी। 21 to 1 पहले। क्वालिफाइड और एडवर्स रिमार्क्स ऑन एनी ऑफ द कंपनी इन द ग्रुप। CSR, एबिलिटी टू पे योर लाइबिलिटीज, उसके ऊपर। और याद रखना ये सारे क्लॉजेस हम भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। I already told you in the beginning, we are also going to practically do it for the first time. तो इसलिए थोड़ा exhaustive study करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो कहां पे पहुंचे अपन? हाँ 18 क्या था? Resignation by any of the previous auditors। 17 क्या है? 16 NBFC। 15 non-cash transaction। 14 internal audit। 13 12 निधि कंपनी। 11 fraud reporting। 10 application of funds। 9 repayment of borrowings। 8 unrecorded। 7 and 6 cash। 5 deposit। 4 3 related party loans। 2 inventory। 19 ओ तेरी, देखा देखा ब्लॉक ऑफ माइंड ऐसे ही होता है। 19 17 18 हाँ एंड 20 2 6 4 1 18 हाँ ओके 14 8 9 12 15 ये मैं वही बताऊंगा, ये अपना साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस होता है कि जिस क्लॉज में अपने को इंटरेस्ट ज्यादा रहता है ना वो फिंगर टिप्स पे रहता है। अभी 15 में ना सब लोग ऐसे है क्योंकि हमने उसमें ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया। उसे हम बोलते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद होम डायरेक्ट। मैंने सिंपली बोला था 192 को कंप्लायंस करना। तो जो क्लॉज में अपन डिस्कशन नहीं करते ना दे गो इनटू अवर सबकॉन्शियस माइंड के दूसरे कॉर्नर में, बी कैटेगरी में चले जाते हो। समझ में आ रहा है? बट लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज नो सी कैटेगरी, देयर इज ऑलवेज अ ए कैटेगरी एंड बी कैटेगरी। कोई ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके ऊपर आपको 200% कॉन्सेंट्रेट करना होता है और some concepts are there where 100% is required, but there is no concept which you have to leave. Selective study is a big no in the auditing. आप करते हो तो you will get the selective marks, ठीक है। तो एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, तो ऐसे होगा। अब अपने को लास्ट वाइंड अप करना है, पैच वर्क रह गया सिर्फ 2 मिनट का। दैट इज कॉल्ड व्हाट? पैरा 4। देखो पैरा 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था? पैरा 1 में डेट एंड फाइनेंशियल ईयर, पैरा 2 में एप्लीकेबिलिटी, पैरा 3 में 21 clauses superbly we have understood each and every in detail, gone into in depth investigation। और अपन अभी पैरा 4 करेंगे, उसे बोलते हैं ओपिनियन पैरा। विच पैरा? उसमें सिर्फ तुम्हें ये 3 रूल्स याद करने हैं। व्हाट इज द रूल नंबर 1? इट इज मैंडेटरी। मैंने ये रूल तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था, फिर भी फॉर्मली बता देता हूं। इट इज मैंडेटरी टू रिपोर्ट ऑन एवरी मैटर। तुम्हें हर एक 21 clauses में इंडिविजुअली रिपोर्ट करना, whether it is positive or नेगेटिव। बट इफ यू थिंक दैट कि पर्टिकुलर क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल तो आप वहां पे जाके एनए लिख सकते हो। अब मान लो मेरी कंपनी है ना, तो मेरी नेटवर्थ 500 करोड़ है, ना टर्नओवर 1000 है, ना नेट प्रॉफिट 5 है, तो एम आई कवर्ड अंडर CSR? तो उस क्लॉज में आगे क्या लिख दोगे? एनए, नॉट एप्लीकेबल। तो इट मींस इट इज मैंडेटरी टू रिपोर्ट ऑन एवरी मैटर वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। चाहे पॉजिटिव हो तब भी रिपोर्ट करना है एंड नेगेटिव हो तब भी रिपोर्ट करना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अच्छा बताओ, ये तो रूल अपने को पता ही है कि इफ वी आर गोइंग टू गिव अ विच रिमार्क देन रीजंस आर ऑप्शनल और मस्ट। तुम्हें रीजन देने पड़ेंगे बिकॉज दे डिजर्व टू नो दैट कि व्हाई यू हैव गिवन द नेगेटिव रिमार्क्स ऑन द कंपनी। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डिस्क्लेमर का टॉपिक है। रीड, इफ द ऑडिटर फेल्स टू एक्सप्रेस व्हाट, तो हम लोग डिस्क्लेम कर देते हैं। फेल्स टू एक्सप्रेस मींस व्हाट? एबल टू गेट द एविडेंस और अनएबल टू। मैंने पूछा, मैंने कहा CSR का अनस्पेंड CSR अकाउंट दिखाओ। कहते सर हमको पता ही नहीं है। मैंने कहा सर 2021 के न्यू रूल्स आ गए। कहते हमें नहीं पता। अब तुम्हें जो बताओ, एम आई एबल टू गेट एनी एविडेंस और अनएबल टू? तो इन दैट केस ही शैल इंडिकेट द फैक्ट दैट ही वाज अनएबल टू गेट द एविडेंस एंड अलोंग विद दैट रीजंस व्हाई इट वाज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन।
मतलब हमने डिस्क्लेमर क्यों दिया एंड हम लोग डिस्क्लेमर दे रहे हैं, तो यू हैव टू इंडिकेट अ फैक्ट दैट आई एम डिस्क्लेमिंग माई ओपिनियन एंड यू हैव टू आल्सो गिव द रीजंस कि व्हाई आई एम डिस्क्लेमिंग माई ओपिनियन। तो सिंपल सी बात है, अगर आप नेगेटिव रिमार्क्स देते हो तो रीजंस आर मस्ट, इफ यू आर गिविंग डिस्क्लेमर ओपिनियन रीजंस आर मस्ट, but you have to make sure that on every para you have to give either positive or negative, but every paragraph has to be reported until and unless it is NA, not applicable. Crystal clear है? कोई डाउट है तो बोलो। एनी डाउट और नो डाउट? पक्का? और मेरे ख्याल से yes, that brings an end to your 700 series. Along with that, a very big topic called what? Caro 2020. समझ में आ गया सर? तो 16 you need not do it because for you 2020 और 16 के वैसे भी मैंने तुम्हें कंपैरिजन बता दिया था। If I have to ask you how many clauses are there in 16? 16 और यहां पे कितने हैं? 21। वो आया था 29th मार्च 2016 को, ये आया 25th फरवरी 2020। उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर था 15-16 और इसका फर्स्ट फाइनेंशियल वाज सपोज टू बी 1920 बट फाइनली मेड एप्लीकेबल फ्रॉम 2 साल डेफर हो गया था ड्यू टू द पेंडेमिक सिचुएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कोई डाउट? परफेक्टली डन, कंप्लीटली सीमेंटेड इन योर हेड। ठीक है, तो दीज 4 hours वर वर्थ स्पेंडिंग आवर्स, क्योंकि वी नो दैट कि 6 to 8 मार्क्स आर गोइंग टू कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो अपने को ये 4 hours ने 6 to 8 मार्क्स तो कॉन्क्रीट कर दिए। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? कंपनी ऑडिट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुमने ऑलरेडी किया हुआ है इन द नेम ऑफ द चैप्टर कॉल्ड वर्ड ऑडिट एंड ऑडिटर, बट आई एज्यूम दैट यू हैव नॉट डन एनीथिंग, क्योंकि व्हाट यू हैव डन इन लॉ वाज जस्ट द 40% ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ। ठीक है ना, लॉ में तुमने सिर्फ लॉ के प्रोविजंस पढ़े, मैं तुम्हें यहां पे ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा एंड ऑडिट में हाउ दिस क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम, द स्टैंडर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम्स 4x द स्टैंडर्ड विच यू गेट इन लॉ, क्योंकि यहां पे आके थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज दिस चैप्टर इज एक्चुअली डेडिकेटेड टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर। विच ऑडिटर? पहले स्ट्रक्चर समझ लो, ये चैप्टर में अपन क्या करेंगे। ये चैप्टर में अपन 138 टू सेक्शन नंबर 148 करेंगे, 138 टू 148। इसमें से पूरे सेक्शंस में से, इन ऑल द सेक्शंस ओनली देयर इज वन सेक्शन विच इज गोइंग टू टॉक अबाउट विच ऑडिट? इंटरनल ऑडिट। रिमेनिंग ऑल द सेक्शन दैट इज 139 टू 148 आर ओनली एंड ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ड। पहले तो स्ट्रक्चर समझो। पूरा चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स है। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? और ऑडिटिंग में द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कंपनी ऑडिट। ठीक है, कंपनी ऑडिट क्यों है? क्योंकि अपन कंपनी लॉ को टच करेंगे यहां पे। ठीक है, 138 टू 148 में से देयर इज ओनली वन सेक्शन विच टॉक्स अबाउट इंटरनल ऑडिटर, विच इज दैट? रिमेनिंग 139 टू 148 टॉक्स अबाउट, तो इन टोटल 11 सेक्शन, फर्स्ट वन टॉक्स अबाउट इंटरनल, रिमेनिंग ऑल टॉक्स अबाउट एक्सटर्नल। तो while using the word called auditor, when I'm going to use the word called auditor, you just have to think one thing कि I'm talking about the external auditor. But when I will specially use the word called internal audit, then only you have to think about it. तो जब हम लोग auditor word बोलते हैं, तो what is the first thing comes to our mind? Crystal clear? चलो 138 कर लेते हैं, फिर we'll see if we can or can't. अरे अभी 7 minutes पड़े हैं अभी। कमान, अरे छोटा सा सेक्शन है, कंज्यूम हो जाएगा क्या? चलो गाना सुनाओ, फिर गाना सुनाओ, चले जाओ। कौन है भाई? मेरे को भी तो एंटरटेनमेंट चाहिए। अब तुम लोगों को 7 मिनट पहले छोड़ दो, मेरा फायदा क्या? व्हाट एम आई गेटिंग इन इट? ये तो विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, नॉट ओनली विन सिचुएशन, इट शुड बी विन विन सिचुएशन। तुम जाओ 7 मिनट्स पहले, थोड़ा एक रोटी एक्स्ट्रा खा लेना, बट मेरे को एक गाना सुना दो। हाँ, मनोज कौन है? तेरी शक्ल देख के लग रहा तू सिंगर है ही नहीं, तो छोड़ दे, मनोज से नहीं। इधर कोई है सिंगर, उधर कोई है सिंगर? अरे रुको रुको,